वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी में हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख रहे हैं 2021 के। और उसमें आज हमारी 37 क्लास है, जिसमें हम फिर से पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 6 जनवरी 2022 को पूछे गए। इससे पहले हमने कंटेंट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 2021 में पूछे गए थे। अगर स्टार्टिंग से ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हमने कंटेंट के क्वेश्चन किए हैं और अब हम ये पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी अब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ ये 2021 की सीरीज़ कंप्लीट होगी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये समझ लीजिए 50% काम आपका यहीं से हो जाएगा अगर आप 2021 के प्रीवियस ईयर पूरा डिटेल से अच्छे से देखकर जाते हैं, कंटेंट के भी और पेडागोजी के भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बना। देखिए, एक बात और, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से तबीयत जो है वो रिकवर हो और डेली आपके लिए क्लास आए। तबीयत थोड़ा साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो आने में, एक दिन लग रहा है। अभी पीछे भी 2 दिन हो गए थे, सिर्फ तबीयत की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे ही तबीयत रिकवर होगी जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, रैप अप कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, which of the following align the most with the inquiry based approach to teaching and learning in science। हर सेट में इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच से क्वेश्चन आया है। इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल। निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक रेखांकित करता है। जब भी जांच आधारित आ जाए इट मीन्स बच्चे वहाँ कुछ कर रहे होंगे, सेल्फ से कुछ खोज करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें वो खुद से कर रहे होंगे, तभी वो चीज़ों की जांच पड़ताल कर पाएंगे। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ढूंढना होगा। स्टूडेंट कैरिंग आउट द एक्टिविटी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक, ये तो बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं तक इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच नहीं है कि सिंपल जो बुक में दिया है उन्हीं गतिविधियों को कर रहे हैं। छात्र पाठ्य पुस्तक के अनुरूप निर्धारित गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो उसमें फिर जांच आधारित उपागम हुआ नहीं। जांच में तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर। सेकेंड ऑप्शन, स्टूडेंट्स सिटिंग इन ग्रुप एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टुगेदर, बिल्कुल ये हो सकता है। देखिए, ये इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, जो छात्र हैं, सॉरी शिक्षक नहीं, जो छात्र हैं वो समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं कि एक खोज करने की जो योजना है, वो जो एक इन्वेस्टिगेशन उनको कर रही है, उनकी वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जांच आधारित उपागम की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आंसर हो सकता है। बाकी सारे भी देख लेते हैं। टीचर डेमो, देखिए जब भी टीचर डेमो करेगा तो कहीं से भी वो इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच नहीं रह जाएगी, क्योंकि बच्चे वहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे। वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल थ्रू टॉय, मतलब जो शिक्षक है खिलौनों के जरिए जो विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनको समझा रहा है, तो ये कहीं से भी कहीं तक जांच आधारित उपागम में नहीं आएगा। टीचर असाइनिंग इनोवेशन एक्टिविटीज़ एज होमवर्क टू स्टूडेंट, आप सीडीपी में भी पढ़ते हैं, जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उसको तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। और यहाँ पर तो जांच आधारित उपागम करना है तो बच्चा खुद से प्रेजेंट होना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए चीज़ों में, और खुद से चीज़ों को कर रहा हो, नई नई खोजें कर रहा हो, तभी वो जांच आधारित उपागम होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि बच्चे समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अ टीचर टेक्स हर क्लास 6 स्टूडेंट टू अ नियर बाय गार्डन एंड आस्क देम टू लुक एट वेरियस प्लांट। आसपास के बगीचे में एक जो शिक्षिका है अपने बच्चों को लेकर जाती है और उनसे विभिन्न पौधों को देखने को कहती है, और उचित कॉलम में सही का चिन्ह लगाकर निम्न तालिका यहाँ पर दी है उनको भरने के लिए वो कहती है, फिल द फ्लोइंग टेबल बाय टिकिंग इन एप्रोप्रिएट कॉलम। अब हमको यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस स्किल वुड दिस एक्टिविटी रिक्वायर, इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशलों की आवश्यकता होगी, ये हमको बताना है। देखिए, बच्चों को टीचर लेके गई गार्डन में और उनको एक टेबल दे दी और उनको बोला इस पर टिक करो। तो देखिए बच्चे क्या करें, चीज़ों को ऑब्जर्व तो करेंगे। अब कोई पेड़ देखिए, जैसे यहाँ पर टेबल में जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ था तुलसी, तो किसी बच्चे ने तुलसी पौधे को देखा होगा तो उसमें वो टिक करेगा मुझसे छोटा है, क्योंकि वो हो सकता है तुलसी का पौधा उससे छोटा हो या उससे लंबा हो। तो बेसिकली उसने देखा और देखकर अपनी कॉपी में लिखा। जब भी चीज़ें देखते हैं और उन्हें हम फिर लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्विंग में ही आती हैं। तो यहाँ पर बच्चे की कौन सी स्किल लगेगी। अब देखिए, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कौन कौन से स्किल जो है वो डेवलप होंगे, यहाँ पर वो पूछा है
इस एक्टिविटी में कौन कौन से स्किल बच्चे के लगेंगे। तो ऑब्जर्विंग तो यहाँ पक्का कर रहा है बच्चा, अवलोकन कर रहा है। देखिए परिकल्पना यहाँ बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी हाइपोथेसिस यहाँ पर नहीं कर रहा है, सीधा वर्गीकरण वो कर रहा है। वो देखता है प्लांट मुझसे छोटा है तो वो इस कैटेगरी में डाल देता है। फिर वो किसी प्लांट में देखेगा वो हरा है या नहीं है, कोई प्लांट देखेगा उसमें टेंडन है, कोमल है या नहीं है, कोई थिक है या कोई हार्ड है, इस तरह की चीज़ों में वो उनको क्लासीफाई भी कर रहा है, वर्गीकरण भी वो यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी प्रक्रिया, कौशल, प्रोसेस, स्किल यहाँ पर उसके लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा, ए और सी, अवलोकन और वर्गीकरण, ऑब्जर्विंग एंड क्लासिफाइंग ही यहाँ पर बच्चा कर रहा है। हाइपोथेसिस कुछ नहीं कर रहा है, परिकल्पना यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिंपल चीज़ों को देख रहा है और अपनी कॉपी में उनको क्लासीफाई कर रहा है। इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट मैच विद द इक्विटेबल यूज ऑफ ICT इन साइंस पेडागोजी। ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से क्या विज्ञान शिक्षण में ICT के सामयिक इस्तेमाल के साथ मेल नहीं खाता। मतलब जैसे हम बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं साइंस में भी, जैसे स्लाइड्स वगैरह हो गई, प्रोजेक्टर हो गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, एनिमेटेड स्लाइड हो गई, ये सारी चीज़ें भी प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर बताना है कि विज्ञान शिक्षण में ICT के साथ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो मेल है वो नहीं खाता। एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में है जो इजीली डाउनलोड हो जाते हैं, उनको यूज़ करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित, या मतलब उनको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करना। फॉर क्रिएटिंग डिजिटल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट लाइक द वर्चुअल लैब, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये ICT की तरफ इशारा कर रहा है कि जो क्लास है वो स्मार्ट हो जाएगी, ताकि जो हमारी क्लासेज हैं उनमें भी आभासी प्रयोगशालाओं जैसे जो है, जैसे मतलब ऐसा फील होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे, लेकिन बट आपको ऐसा फील आ जाता है कि आप रियल में कर रहे हो। जैसे कार के सिमुलेशन आते हैं तो उसमें कार आप चला थोड़ी रहे हो, बट ऐसा पूरा फील आता है। तो इस तरह की चीज़ें वो कह रहे हैं। आभासी प्रयोगशालाएँ जैसे डिजिटल शिक्षण अधिगम वातावरण के सर्जन के लिए जो मुफ्त में सॉफ्टवेयर है उनका इस्तेमाल को बढ़ावा देना। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं यहाँ पर बच्चे अच्छे से सीखेंगे, भले ही चाहे वो उनको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में नहीं कर सकते, लेकिन सिमुलेशन के माध्यम से वो उनको कर पाएंगे। तो इस तरह के फ्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल सही। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इन इंग्लिश एंड अदर हिंदी लैंग्वेज, बिल्कुल ये यहाँ पर मैच करेगा ICT से। देखिए बच्चे अलग अलग जो है एनवायरनमेंट से आते हैं, तो हमें ऐसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करनी होगी जो अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में यथोचित हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो हर तरह से समझ पाएगा और ICT का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयोग भी हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी पॉजिटिव हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, एनकरेजिंग टीचर टू बी द यूज़र रादर देन डेवलपर ऑफ टेक्नोलॉजी, यही ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। हम टीचर से बोल रहे हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले मत बनो, आप तो बस इसके यूज़र हो। तो इसका कहीं से कहीं तक भी विज्ञान शिक्षण में ICT से रिलेटेड कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। बाकी इंश्योरिंग डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे आजकल हो भी रहा है, डिजिटल चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करना, ये सारे रोल ICT के होते हैं और इनका विज्ञान शिक्षण में भी रोल होता है। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए पॉजिटिव। जो इससे मैच नहीं खाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ अ साइंस कैरिकुलम। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता के अर्थ की सबसे अच्छी व्याख्यान करता है। जैसे आपने देखा होगा जो साइंस का कैरिकुलम होता है उसमें बहुत से प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिविटी वगैरह होती हैं, तो वो क्यों होती हैं, तो उससे रिलेटेड हमको बताना है कि सबसे अच्छी व्याख्यान कौन सा ऑप्शन करता है प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम के लेकर। स्टूडेंट शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद द वे इन विच साइंटिफिक नॉलेज गेट कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट उनको दिए जाते हैं ताकि जो वैज्ञानिक विषय वस्तु है वो उनके अंदर सर्जित हो। छात्रों को उन तरीकों में संलग्न होने के अवसर देने चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु जो है सर्जित हो। यही हमारा प्रोसेस वैधता होती है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वर्क, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं ताकि जो बच्चे की साइंटिफिक थिंकिंग है टॉपिक को लेकर वो कहीं ना कहीं जो है वो उसके अंदर डेवलप हो। तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट मस्ट बी मेड फैमिलियर विद द रोल ऑफ वेरियस बॉडीज इन, सॉरी हाँ यही है, स्टूडेंट मस्ट बी मेड फैमिलियर विद द रोल ऑफ वेरियस बॉडीज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस कैरिकुलम, ये तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। छात्रों को विज्ञान की पाठ्यचर्या के विकास में विभिन्न संस्थाओं की जो भूमिका है उससे परिचित कराना चाहिए। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चों के अंदर कोई भी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तो उस ऐसी प्रोसेस कराने से क्या फ़ायदा, ये तो बेकार हो गया। वैध होने के लिए स्कूली विज्ञान की पाठ्यचर्या को निर्धारित चरण से गुजरना
चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो है वो वहाँ पर होने चाहिए हमारे कैरिकुलम में, ये भी पॉइंट जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। करिकुलम कंटेंट मस्ट बी करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एरर, पाठ्यचर्या का जो विषय वस्तु है वो सही और त्रुटि मुक्त होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारा प्रक्रिया कौशल जो है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि प्रक्रिया स्किल जो होती है वो साइंस कैरिकुलम में क्यों होती है, वो इसलिए ही होती है ताकि बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक नॉलेज है वो बढ़ सके, वो कंस्ट्रक्ट हो सके। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ जो एग्जाम में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन एग्रीमेंट विद आवर कॉन्टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधित हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है, ये हमको बताना है। हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक आकलन को रिलेटेड हमको बताना है एक पॉजिटिव पॉइंट। मेरिट ऑर्डरिंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमने आपने देखा होगा नंबर सिस्टम इसी वजह से कम कर दिया कि टॉपर बच्चों को अलग कर दिया। उससे जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो डेवलप नहीं कर पाते, जो वीक बच्चे होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही जो है वो सीमित रह जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो हमें मेरिट के अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग करनी चाहिए स्टूडेंट की, ताकि जो कंपटीशन है वो सही तरीके से हो सके। नहीं, ये ऑप्शन तो बाहर हो जाएगा। इस बेसिस पर इस तरह से हमें मूल्यांकन करना चाहिए, नहीं ये गलत है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध कर दिया, इस तरह से आपने आकलन किया, नहीं ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। फिर एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन मोर वेटेज दैन द इंटरनल असेसमेंट। देखिए दोनों ही असेसमेंट बराबर होते हैं, बच्चे का फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों होता है। फॉर्मेटिव होता है जो बच्चे के बीच बीच में होता है, समेटिव जो एनुअल एग्जाम वगैरह होगा जो बाद में होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो आंतरिक आकलन की अपेक्षा जो बाह्य परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जबकि आंतरिक जो इंटरनल असेसमेंट है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल असेसमेंट, क्योंकि उसमें बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। टीचर जो है हर कमी को वहाँ पर देखकर उसकी दूर करने की कोशिश करता है, वो आकलन यहाँ पर सही होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें एग्जामिनेशन ज़्यादा कराने चाहिए, नहीं ये पॉइंट हो गया नेगेटिव। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, द पीरियोडिक टेस्ट शुड हैव बोथ अ रिटर्न एंड एन एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, बिल्कुल ये हो जाएगा। आवर्त परीक्षाओं के में जो है लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठन होने चाहिए। तो मतलब जब आप बच्चे का पीरियोडिक टेस्ट ले रहे हैं, नॉर्मली बेसिस पर टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें रिटर्न और साथ में एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट जो है, जो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह है, प्रोजेक्ट वर्क है या कुछ भी हो सकता है, वो उनमें होने चाहिए। तो इस तरह से दोनों आकलन हो जाएंगे, और साइंस में इस तरह का ही आकलन जो है वो टीचर को बच्चे का करना चाहिए, इसी तरह का असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं फोर्थ भी, ओपन बुक एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड एज इट कैन एनकरेज द हार्ट ऑफ कोपिंग, ये तो कुछ भी यहाँ से सेंस नहीं दिख रहा है। खुली किताब परीक्षाओं से बचना चाहिए क्योंकि ये नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बेस्ट जो है, इस ऑप्शन जो है वो हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, देखिए आज तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, इसमें हो क्या रहा है कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ उससे अलग ही वर्ड निकल रहा है। कभी कभी ऐसा तबीयत ख़राब में हो जाता है, तो प्लीज़ उसमें अगर एक दो वर्ड अगर इधर उधर हो जाए तो माइंड मत करिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अलाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 रिगार्डिंग साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो हमें निगेटिव पॉइंट यहाँ पर बताना है। निम्न में से क्या NCF 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संसूतियों के साथ जो है वो मेल नहीं खाता है, ये हमको बताना है। एक्सपेरिमेंट शुड बी अवॉइडेड, यही नेगेटिव हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट तो इंपॉर्टेंट है और ये कह रहा है एक्सपेरिमेंट शुड बी अवॉइडेड एज दे आर डिफिकल्ट टू कंडक्ट एट दिस स्टेज। एक्सपेरिमेंट प्रयोग हमको बच्चों से नहीं करवाने चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे बड़ी क्लास में आ गए, 5th to 8th में आ गए, तो प्रयोग तो हम उनसे करवाएंगे, क्योंकि इस स्तर पर उन्हें ये कराना कठिन होता है। नहीं, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। प्रयोग साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। तो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे तो साइंस का वैल्यू ही नहीं है, और यही NCF में नहीं दिया गया है 2005 में। तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा। बाकी सारे पॉइंट NCF में देख लेते हैं क्या क्या है। स्टूडेंट शुड बी एंगेज इन डेटा कलेक्शन फ्रॉम इजीली अवेलेबल सोर्सेज, जैसे आपने देखा भी होगा टीचर उनको ऐसी एक्टिविटी कराते हैं कि आसपास जाके डेटा कलेक्ट करो, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं। शिक्षार्थियों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों के आंकड़े
एकत्रित करने में संलग्न करना चाहिए, कि जो डेटा अवेलेबल है उनसे उनको बोला गया कि कलेक्ट करके लाओ, ये सारी चीज़ें। विज्ञान में प्रक्रिया कौशलों पर बल देना चाहिए, बिल्कुल प्रक्रिया कौशल जो है, प्रोसेस स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस स्किल के अंदर क्या क्या जाती हैं, सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जो हम कराते हैं बच्चों से। देयर शुड बी एन एम्फेसाइज ऑन द प्रोसेस स्किल ऑफ साइंस। प्रैक्टिस नॉलेज अबाउट लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस, क्योंकि बच्चा अपने आसपास को देखकर ही साइंस समझता है। तो स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आसपास के एनवायरनमेंट से ही साइंस को समझने की कोशिश करता है, तो हमें इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, ये भी हमें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट हैं जो एनसीएफ 2005 में है। पहला पॉइंट ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन कंसोनेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020 इन रेस्पेक्ट ऑफ साइंस पेडागोजी। निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में NEP 2020 की संतुतियों के साथ मेल नहीं खाता, ये हमको बताना है। अब हमें 2020 के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इनमें नेगेटिव पॉइंट है जो मैच नहीं खाता साइंस पेडागोजी से। बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू बी यूज, जैसे अभी मैं कर रही हूँ आपके साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चल रही हूँ, क्योंकि बच्चे अलग अलग एनवायरनमेंट से आए हैं और उनकी लैंग्वेज अलग अलग है। ऐसा नहीं कि टीचर आते ही उनको इंग्लिश में पढ़ाने लग रहा है, मतलब लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो बाइलिंगुअल होनी चाहिए। द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट, जो हस्त खुद से करने की जो हस्त कौशल होते हैं, जैसे कुछ एक्टिविटी बच्चे खुद करते हैं, व्यावसायिक हस्त कौशलों के अनुभवों को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए, नहीं, वो तो हम बेसिक लेवल से ही आरंभ कर देंगे। जैसे बच्चों से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनवाना, छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह बनाना, इस मतलब ये होता है आपका व्यावसायिक हस्त कौशल। तो ये हमें बच्चे के अंदर 5th 6th 7th 8th से तो लेके ही आना है। ऐसा नहीं कि हम उच्च माध्यमिक स्तर से 9th 10th से शुरू करें, सीनियर सेकेंडरी लेवल से उसको प्रारंभ करेंगे, तो ये ही यहाँ पर निगेटिव पॉइंट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताना था कौन सा मेल नहीं खाता है। करिकुलम टू बी रूटेड इन लोकल कंटेंट, बिल्कुल जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो स्थानीय संदर्भों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल में आसपास के ही आते हैं, तो लोकल कंटेंट के अकॉर्डिंग ही वो होनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग टू बी एनकरेज, ये तो साइंस से आपको पता है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रमाण आधारित सोच को बढ़ावा देना चाहिए। एविडेंस, ये जो साइंटिफिक टेम्पर है, ये सारी चीज़ें हमें बच्चे के अंदर जो है वो एनकरेज करनी चाहिए। ये साइंस में पॉजिटिव पॉइंट है, आपका एनसीएफ में भी दिया है, तो नेगेटिव पॉइंट हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फ्लोइंग एपिसोड बेस्ट इलुस्ट्रेट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। निम्न प्रसंगों में से कौन सा विज्ञान की अस्थायी प्रकृति को उजागर करने के लिए सर्वोत्तम है, ये हमको बताना है। टेंटेटिव नेचर मतलब साइंस जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो ये चीज़ समझाने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा ये हमको बताना है। अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल विच दे कम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ। देखिए, इससे बच्चों के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जिससे उनको ये पता चले कि विज्ञान अस्थायी है। एक शिक्षक छात्रों को उन विभिन्न तरह के पदार्थों के अनुभव को साझा करने को कहता है जिसे वह रोजमर्रा के संपर्क में आते हैं, तो वो तो एक पर्टिकुलर डिस्कशन हो गया, उसमें ये नहीं पता चल पाएगा बच्चों को कि विज्ञान जो है वो अस्थायी होती है, तो ये पॉइंट हो गया बाहर। और हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें हमको ये बता सके बच्चों को जो विज्ञान का नेचर है वो टेंटेटिव होता है, वो अस्थायी होता है। फिर सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर दिया है टीचर होल्डिंग अ क्लासरूम डिस्कशन अबाउट द लिमिटेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम लाइक थॉमस प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बिल्कुल यहाँ से बच्चों को पता चल जाएगा कि साइंस जो है वो अस्थायी होती है। टीचर क्या कर रहा है, क्लास में जो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, जैसे उसने बताया था कि वाटरमेलन की तरह जो है वो एटम का स्ट्रक्चर है, उसको बाद में क्या हो गया, खारिज कर दिया गया जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। तो उससे बच्चों को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि विज्ञान जो है वो अस्थायी है। इस तरह की संरचना की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, वो शिक्षा वो जो टीचर है वो उस पर चर्चा कर रहा है, तो बच्चों को पता चलेगा जो थ्योरीज आई हैं उनमें लिमिटेशंस भी हैं, उनमें बदलाव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये समझ में आ जाएगा कि जो विज्ञान है वो अस्थायी होती है, उसकी प्रकृति वो टेंटेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर जो है वो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टीचर ड्राइंग अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो कहीं से भी कहीं तक इसको नहीं दिखा रहा कि विज्ञान जो है वो टेंटेटिव है, कि टीचर ने बोल दिया एक आरेख बनाकर दिखा दिया कि परमाणु की संरचना क्या है, कोई ये तो बिल्कुल बाहर ऑप्शन हो जाएगा।
जाएगा, ऐसा कुछ भी जो है वो टीचर नहीं करेगा। कोई हमें एटम टॉपिक थोड़ी बताना है बच्चों को, यहाँ पर तो हमें ये ऑप्शन बताना है कि बच्चे को समझ में आ जाए कि साइंस की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। टीचर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू प्रोब स्टूडेंट अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, क्योंकि ये पॉइंट हमने बहुत जगह पॉजिटिव देखा है कि पदार्थों की प्राकृतिक संबंधित छात्रों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं उसको पता लगाने के लिए शिक्षक मुक्त सिरे के जो है वो प्रश्न जो है वो पूछ रहा है। ये पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन इसका इससे कनेक्शन नहीं है कि जो विज्ञान है वो अस्थायी है। ये चीज़ बच्चों को क्लियर नहीं हो पाएगी। ये तो बच्चे को सेकेंड ऑप्शन से ही क्लियर होगी, जब टीचर पूरा उनको बताएगा कि देखो भैया थॉमसन का मॉडल आया था, उसने वाटरमेलन की तरह बताया, फिर उसकी लिमिटेशन आई तो फिर भैया रदरफोर्ड का मॉडल आया, तो बच्चों को पता चला कि साइंस का जो नेचर है वो अस्थायी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें और हमें यहाँ पर आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए पैराग्राफ में क्या दिया है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि एक साइंटिस्ट थे, वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। वो जीवाणु रोगों के बचाव हेतु संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु जो हैं वो देखे। ही नोटिस दैट द प्रेजेंस ऑफ दिस मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो फफूंद की यह फफूंद जो है वो जीवाणु की वृद्धि को रोक रही है, तो कहीं ना कहीं जो मोल्ड है वो बैक्टीरिया से बचा रही है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। उनको पता चला, यह भी देखा उन्होंने कि ये जो मोल्ड है, ये जो फफूंद है वो बहुत सारे जीवाणुओं को जो है वो मार रही है। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन जो है वो बनाई गई। इसी प्रकार जो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। किससे? मोल्ड से। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन जो है वो इस फफूंद से, इस फंगाई से जो है वो पेनिसिलिन जो है वो डेवलप हो गई। ये थ्योरी में भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया? पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और किससे की? एक फंगाई के थ्रू नहीं, ये इस तरह से पता चला। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कन्वे इन दिस पैराग्राफ। विज्ञान के विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है, ये हमको बताना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको साइंटिफिक नॉलेज के बारे में क्या पता चला, ये हमको यहाँ पर बताना है। साइंस प्रोसीड सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टेप। ये तो मैंने पहले भी बताया कि ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट होता है, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है इस पैराग्राफ से आपको कहीं से कहीं तक ये दिख रहा है कि साइंटिस्ट ने कुछ प्री प्लान्ड स्टेप थे जिनको वो फॉलो कर रहा था। अगर प्री प्लान्ड स्टेप होते तो ये सडनली वर्ड नहीं आता कि सडनली ही फाउंड, वो तो कुछ भी कर रहा था। साइंस में ऐसी होता है कि ऐसा कुछ प्री प्लान्ड स्टेप नहीं होते। विज्ञान जो होती है वो व्यावसायिक रूप से पूर्ण निर्धारित चरणों के अनुकूल जो है वो कभी नहीं होती है। यहाँ पर जो है अपनी अपनी डिस्कवरीज, रिसर्च अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं, चीज़ों तक जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं से भी इस पैराग्राफ को पढ़कर भी हमें नहीं दिखा कि कहीं से भी कोई भी प्री डिटरमाइंड जो स्टेप है वो साइंटिस्ट ने यहाँ पर फॉलो किए नहीं। वो तो सिंपली क्या कर रहा था, एक कार्य कर रहा था ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। फिर साइंस रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, तभी तो उसने ये सारी चीज़ें पता लगा ली, क्योंकि उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा होगा, ध्यानपूर्वक अवलोकन करा था उन्होंने, तभी उन्होंने उस मोल्ड से पेनिसिलिन की खोज कर दी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ही, केवल बी जो है वो हमें यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज जो है, कौन सी साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पर कन्वे हो रही है? केवल बी की। साइंस में हमें क्या चाहिए? केयरफुल ऑब्जर्वेशन चाहिए, कि विज्ञान में हमको ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, तभी हम चीज़ों पर जाते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में हमें दिख रहा है साइंटिस्ट ने अवलोकन किया तब उनको पता चल गया। ठीक है, अगर वो अवलोकन सही से नहीं करते, देखते नहीं सही से, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पर लिखा भी है सडनली ही फाउंड, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10। देखिए दिल से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करा करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे पता है स्टूडेंट इतना ज़रूर कर सकते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। अ टीचर गिव्स द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सर्किट टू हर स्टूडेंट। शी कंपेयर हर हार्ट टू बैटरी एंड फ्लो ऑफ ब्लड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विच पैडागोजिक डिवाइस इज शी यूजिंग? वंद विद्युत परिपथ की संकल्पना वो समझाना चाहती
रही है। और उसको समझाने के लिए वो एग्जाम्पल देती है ह्यूमन हार्ट, पूरा जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, वो उसका उदाहरण देती है। वह मानव हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त के जो प्रवाह है उसकी तुलना विद्युत धारा से कर देती है। तो वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है ये हमको बताना है। देखिए वो आर्गुमेंटेशन तो कर नहीं रही, तर्क तो दे नहीं रही, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी वो नहीं कर रही है, ठीक है। वो रियल आर्टिफैक्ट, जो रियल वस्तुएं वो थोड़ी दिखा रही है, वो तो सिर्फ उनको बता रही है कि आप ऐसा सोच लो। तो वो हम एनालॉजी जब रीजनिंग में करते हैं ना, एनालॉजी, वो चीज़ यहाँ पर कर रही है, वो तुल्य रूपता यहाँ पर कर रही है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगी। आपको डायरेक्ट ना बोलकर किसी और के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही है, जैसे हम रीजनिंग में एनालॉजी में करते हैं, तुल्य रूपता में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।